गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। तो आज हम वेक्टर के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं वेक्टर के ऊपर सवाल करने वाले हैं ना। अब तक जो जितनी थ्योरी हमने पढ़ी है, अभी थ्योरी बाकी है, ऐसा नहीं है कि थ्योरी पूरी होगी, लेकिन जितनी थ्योरी पढ़ी है अब उसको सवालों के साथ जोड़ेंगे, तभी कहानी में थोड़ा दम आएगा। क्योंकि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ें जब तक सवालों के साथ न जुड़ जाए, सवालों के साथ उनको समझ ना ले, तब तक वो फिर अधूरापन बकाया रहता है। क्योंकि थ्योरी थ्योरी ही होती है, जब तक वो न्यूमेरिकल नहीं बनती है, जब तक सवालों के साथ नहीं अटैच होती है, तो हमें समझ में ही नहीं आता कि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। तो ज़रूरी होता है कि उसके साथ वो अटैच हो जाए। तो चलिए अटैच करते हैं, जोड़ते हैं सवालों के साथ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों की स्थितियां ये है, कोई त्रिभुज है, उसके 3 शीर्ष, ये पहला शीर्ष है, ये दूसरा शीर्ष है, ये तीसरा शीर्ष है। तो बताओ वो जो त्रिभुज है वो कौन से प्रकार का होगा? वो त्रिभुज कौन से प्रकार का होगा? त्रिभुज कौन से प्रकार का होगा जिसके शीर्ष ये हों? 2i+4j-के, 4i+5j+के और 3i+6j-3 के। तो जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा होगा? तो याद रखिए ये शीर्ष है। शीर्ष है इसका मतलब ये उस बिंदु के निर्देशांक हो गए। शीर्ष है मतलब बिंदु है, मतलब ये स्थिति सदिश है। स्थिति सदिश में दिक् अनुपात और निर्देशांक एक ही होते हैं। याद करिए, दोबारा बता दूं कि जब आप स्थिति सदिश की बोलते हैं, किसी बिंदु सदिश की बात करते हैं, तो उस समय वही तो सदिश होते हैं और वही निर्देशांक होते हैं। तो ये अपने आप में निर्देशांक भी है, अपने आप में ये निर्देशांक भी है, अपने आप में ये दिक् अनुपात भी है। अगर बिंदु होता तो हाँ, रेखा सदिश होता तो आपके दो अलग अलग बिंदु होते, फिर दोनों को घटाते, उससे दिक् अनुपात बनते, तब दिक् अनुपात अलग होते, निर्देशांक अपने अलग अलग दोनों बिंदुओं के जो भी होते वो होते, लेकिन अंतर वो दिक् अनुपात के बराबर होता। ठीक है ना? तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पे हमें कहा किसी बिंदु के शीर्ष के स्थिति सदिश है। स्थिति सदिश है इसका मतलब यही सदिश भी है, अपने आप में ये निर्देशांक भी है। तो आपके पहले बिंदु के निर्देशांक हो गए 2, 4, -1, 2, 4, -1। ये आपके पहले बिंदु के निर्देशांक हो गए। दूसरे बिंदु के निर्देशांक हो गए 4, 5, 1। 4, 5, 1। 3, 6, -3। ये 3 बिंदु हो गए। एक का नाम ए रख लो, एक का नाम बी रख लो और एक का नाम सी रख लो। ए, बी, सी। ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु। ठीक है, अब हम ए बी निकाल लेते हैं, ए और बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ए बी। ए बी, ए से बी के बीच की दूरी जो कि बराबर हो जाएगी 4 - 2, 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस
5 माइनस 4 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 2 4, ये हो गया 9, 9 का हो गया 3, ए बी बराबर आपके आ गया 3। और फिर बी सी निकाल लो, बी से सी तक की दूरी, बी सी हो जाएगा 3 माइनस 4 यानी 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 6 माइनस 5 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 यानी 16, और ये 18 आ गया। 18 का हो गया 3√2। तो ये दूसरी भुजा हो गई। तीसरी भुजा आपकी हो जाएगी ए सी। ए सी बराबर हो गई आपकी, ए सी बराबर 3 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 माइनस 4 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 3 माइनस प्लस 1 4, ये हो गया 9, 9 का हो गया 3। अब यहाँ साफ दिख रहा है कि दो भुजाएं बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है। ए बी और ए सी बराबर है। तो एक तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। लेकिन अभी रुको, एक चीज और भी है, अगर आप देखो तो वो है ए बी का स्क्वायर प्लस, जल्दबाजी ना करें, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर है आपके बी सी का स्क्वायर। सही है। दो भुजाओं का स्क्वायर तीसरी भुजा के बराबर भी है, तो वो मत भूल जाइएगा, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा दो ऑप्शन दिया हुआ, देखो समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु, है ना, समकोण समद्विबाहु। अब ऐसे सवाल मुझे हमेशा कंफ्यूज करते हैं, हमेशा मुझे आता है कि ऐसे सवाल चैलेंज होंगे, ऐसे सवाल चुनौती में जाएंगे, कारण कि समद्विबाहु कहाँ गलत हुआ, मुझे ये समझा समद्विबाहु गलत कैसे हुआ, समद्विबाहु गलत कैसे हुआ, और समकोण समद्विबाहु ज्यादा सही कैसे हुआ, मतलब, है ना। तो ऐसे सवाल जो होते हैं वो हमेशा इस बात को लेके रहते हैं कि भाई आप सवाल सही से नहीं बना रहे हैं, आप सवाल में धुंधलापन डाल रहे हैं, आप सवाल में क्लटर डाल रहे हैं। अब यहाँ बी कैसे गलत हुआ, मुझे तो ये नहीं समझ में आया, कौन सा तर्क ये कहता है कि बी गलत है, क्या ये समझिबाऊ नहीं है, तो बी सही हुआ। अब आप ये कहोगे कि वो ज्यादा सही है, ज्यादा सही का क्या मतलब होता है, ज्यादा सही क्या होता है, 100% से ऊपर क्या होता है, सिर्फ भावनाओं में बहकर आप 101% बोल सकते हैं, सिर्फ भावनाओं में बहकर आप 101% बोल सकते हैं, लेकिन आपको भी पता है 101% होता ही नहीं है, अधिकतम 100% ही होता है, अधिकतम 100% ही होता है, 100 से ऊपर नहीं होता। फिर सही है इसका मतलब 100% है, 100% है तो फिर ज्यादा सही कैसे हुआ, तो मतलब नहीं बनता कि ये क्वेश्चन जो है ये बड़े आगे जाके ये प्रॉब्लमेटिक है, ये वो ऐसे क्वेश्चनों को सवालों में नहीं डालना चाहिए, और फिर डालो तो आप अच्छे से एक्सप्लेन करके दो कि भाई आप क्या जानना चाहते हो, है ना, आप क्या जानना चाहते हो। तो ये जो कि अब इसमें बी भी सही होगा, बिल्कुल है, बताओ गलत क्यों है बी, कोई कारण बताओ, कैसे पता चला कि बी गलत है, समद्विबाहु का क्या ये समद्विबाहु नहीं है, समद्विबाहु है तो ये बी सही है। फिर कोई डी ज्यादा सही है, अब ये ज्यादा सही का मुझे अभी तक समझ में नहीं आता कि ज्यादा सही किसको कहते हैं, पहले बताओ तो सही कि ज्यादा सही की क्या परिभाषा है, ज्यादा सही क्या होता है, मतलब एक जो सही होता है वो तो 100% होता है, और ज्यादा सही जो है वो 100 से ऊपर होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो फिर क्या मतलब है। तो ये जो चीज है ना, ये ऐसा क्वेश्चन जो है ना फिर अटक जाते हैं, ये क्वेश्चन आगे जाके फिर जब बहस में आते हैं, जब तर्क वितर्क में आते हैं, तो फिर ये अटक नहीं है, क्योंकि इनको काटने वाला नहीं है। तो सवाल इससे बेहतर था इसमें से पूछते कि निम्न में से कौन सा नहीं है, तो हो जाता समबाहु, ये ज्यादा बेटर रहता, समकोणीय है, समद्विबाहु है, समकोणीय समद्विबाहु है, ये तीनों सही है, तो ये पूछना चाहिए था कि गलत कौन सा है, तो ज्यादा बेटर क्वेश्चन बनता, ज्यादा सही क्वेश्चन बनता। अब इन क्वेश्चनों को करने के बाद इनका फ्यूचर है विवाद, इनका फ्यूचर विवाद में आना है, ये बात पक्का है। भाई आज आपने कर लिया, आपने हिसाब से अपना टाइम खर्च करके इसको सही कर दिया होगा, लेकिन लास्ट में क्या होना है, लास्ट में जब इसकी स्क्रूटनी होगी, जब बारीकी से देखा जाएगा इसको, तो इसमें वो चैलेंज आने हैं, चुनौती आनी है, अटकना है ये, और ये मेरिट को बाद में खराब करेगा। हाँ तो भी तो इसके चारों सही है, इसके एक गलत है, खाली तीन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, ठीक है ना। तो जो गलत है वो है सिर्फ सी, सी गलत है, अगर गलत पूछा होता तो ज्यादा सही होता, बल्कि गलत तो पूछा ही नहीं बंदे ने, गलत तो इन्होंने पूछा ही नहीं है, तो दिक्कत वो है। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल,
एक त्रिभुज के शीर्ष ये 3 है, तो बताओ उसका परिमाप कितना होगा? इसका परिमाप क्या होगा? ए में और सी में जो डिफरेंस था उसमें केवल समकोण था, केवल, और डी में था समकोण और समद्विबाहु, मतलब समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। तो परिमाप के लिए तीनों भुजाएं निकाल लो, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, है ना। एक को ए नाम दे दो, एक शीर्ष का नाम ए हो जाएगा, एक शीर्ष का नाम बी हो जाएगा। ए शीर्ष हो गया 1 1 1। चाहो तो वेक्टर में भी डील कर सकते हो, वेक्टर में भी डीलिंग कर सकते हो। अगर वेक्टर में डीलिंग करो तो और मजा आएगा, करना भी चाहिए। इस क्वेश्चन को एक बार वेक्टर में डील करते हैं, चलो, है ना। आओ कुछ तूफानी करते हैं, इसको वेक्टर में डील करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे समझो और आनंद लो। ये कह रहा है भाई आपका त्रिभुज है, एक आपका त्रिभुज है, ये त्रिभुज ले लो, ए बी और सी। क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है उसके ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ है आई जे के ए वेक्टर दिया हुआ है, मतलब ए का स्थिति सदिश दिया है, ए का स्थिति सदिश दिया है, मतलब ये दिया है। ये वाला जो वेक्टर है ये आपको दिया गया है, ये वेक्टर है आपका एक आई प्लस जे प्लस के, ये जो ओ ए वेक्टर है। दूसरा वेक्टर आपको दिया है बी, 5 3 और -3। ओ बी वेक्टर ये है आपका 5 3 और -3। ये हो गया। तो ये कहना चाहता है सवाल, आपको ये कह रहा है कि ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर ये है। एक बात देखो, हमेशा एक चीज हमेशा याद रखो, मैं हमेशा आपको एक बार समझाता रहता हूँ कि मेरे जीवन के दो हिस्से थे। पहला हिस्सा था जहाँ पे मुझे उत्तर मिलाने आते थे, मैं फटाफट उत्तर मिला देता था, लेकिन ये जो तरीका था ये बेहद गलत था, बेहद गलत था। क्यों? क्योंकि इससे कभी आपकी समझ नहीं बनती, इससे आपकी कभी समझ नहीं बनती कि आप जो कर रहे हैं ना आपको मजा आता है, ना आपको मजा आता है, चाहे आप हजारों सवाल निकाल लो, क्योंकि आप सिर्फ उत्तर मिला रहे हैं। आपने वो चीज ढूंढ ली है कि कैसे फॉर्मूला लगाना है, कैसे उत्तर मिलाना है, उससे वो काम तो हो रहा है, लेकिन ना तो सब्जेक्ट में मजा आ रहा है, ना उसकी गहराई पकड़ में आ रही है कि आप कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, यही क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये सारी बातें आपसे नहीं पता होती।
और होते भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो इस तरीके से पढ़ ही नहीं रहे। तो अभी इसी चीज को उत्तर तो मिला दिया होगा आपने, है ना? शाबाश, उत्तर मिलाने के लिए आपको शाबाशी। अब थोड़ा सा उत्तर से बाहर चलते हैं और देखते हैं कि ये बता क्या रहा है, इसका मायने क्या है। मायने ये है कि जो ए वेक्टर बोल रहा है इसका मतलब इसकी बात हो रही है, ओ बी वेक्टर ये है, ओ सी वेक्टर ये है। तो ये कहना चाहता है कि त्रिभुज है और उसके जो शीर्ष है अगर उसको मूल बिंदु से मिलाया जाए तो ये 3 वेक्टर मिलेंगे। अब जो मूल बिंदु से मिलाते हो तो निर्देशांक और दिक् अनुपात एक ही होते हैं, क्योंकि मूल बिंदु मतलब 0 0 0, तो 0 0 को घटाओगे तो वही आ जाएंगे जो थे, तो वही दिक् अनुपात है और वही बिंदु के निर्देशांक है, तो आपके निर्देशांक भी यही हो गए। तो ये हो गए आपके 1 1 1, ये हो गया आपके बी वेक्टर, ये रहा 5 3 -3, सी वेक्टर 2 5 9। ओके। अब मुझे रेखाओं के सदिश निकालने, रेखाओं के, जैसे इस रेखा का सदिश निकालना है, ए बी सदिश। तो ए बी सदिश बराबर होगा, ए बी सदिश इस रेखा का सदिश, ए बी सदिश बराबर होगा ओ बी माइनस ओ ए। चित्र में भी देख सकते हो त्रिभुज नियम के हिसाब से, या फिर अंतिम सदिश माइनस प्रारंभिक सदिश। देख, गणित का कोई भी एक नियम दूसरे नियम को काटता नहीं है, कोई चिंता मत करिए, आप डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक नियम दूसरे नियम को नहीं काटता। अगर नियम नंबर 1 में जो भी लिखा हुआ है, नियम नंबर 1,00,001 उसको नहीं काटेगा। ये 1,00,001 नहीं, नियम नंबर अगर अनंत नियम है तो कोई भी नियम 1 को, रूल नंबर 1 को आगे जाके रूल नंबर 1,56,57,259वां नियम भी उसको नहीं काटेगा। कोई भी नियम उसे नहीं काटेगा, क्योंकि गणित के नियम आपस में कटने के लिए नहीं बने होते। और कटने का मतलब है फिर तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि आपका एक नियम कुछ कह रहा है और एक नियम कुछ कह रहा है, तो ये गणित में कभी नहीं होता। तो घबराए, चीजें वही चल रही है। तो आपको नियमों को एक साथ लेके चलना होता है कि कोई नियम एक दूसरे को नहीं काटेगा। नियम अगर काट रहे हैं इसका मतलब आपने उनको गलत समझा है, आपने उनको गलत समझा इसलिए वो गलत कट रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ए बी निकाला, त्रिभुज नियम लगा लो, चाहे अंतिम सदिश माइनस प्रारंभिक सदिश वैसे निकालो, बात एक ही है। ये आपका, ये देखो, ये दो सदिश, इन दो का जोड़ ओ ए प्लस ए बी बराबर क्या होगा, ओ बी, और ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए। तो इन दोनों को घटाऊंगा तो मेरा ए बी वैक्टर आ जाएगा। दोनों को घटाने पर आई से आई घटेगा, जे से जे घटेगा और के से के घटेगा। तो ये हो गया 4i, 4i 2j, 4i 2j और -4 के। बीसी सदिश बराबर आ जाएगा ओसी माइनस ओबी, ओसी 2 -5 माइनस का 3i प्लस का 2j, 9 -3 12 के। चेक कर लेना कोई घटाने में गलती ना हो जाए। ये भी आ गया। अब ये रहा एसी वेक्टर, एसी वेक्टर यानी इनको घटाओ, 2 में से 1 गया आई, आई 4j 8 के। अब ये देखो, ये सारी भुजाओं के सदिश आ गए, तीनों भुजाओं के सदिश आ गए, तीनों शीर्षों के सदिश आ गए। क्योंकि शीर्ष का सदिश तो होता नहीं, शीर्ष को जब मूल बिंदु से मिलाओगे तो वो स्थिति सदिश बनेगा, उसके हो गए। अब जिसका लंबाई निकालनी है, जिसकी भी लंबाई निकालनी है, परिमाण निकाल लो। परिमाण निकालते ही उस सदिश की लंबाई निकल जाएगी। अब अगर आपने ए बी का परिमाण निकाला तो ए बी की लंबाई निकलेगी, बीसी का परिमाण निकाला तो ये लंबाई निकलेगी, एसी का परिमाण निकालोगे तो ये लंबाई निकलेगी। अगर आप ओए का परिमाण निकाल रहे हैं तो ये लंबाई निकलेगी। ओबी का परिमाण ये देगा, ओसी का परिमाण ये देगा। समझ रहे हो बातों को समझ रहे हो? एक ही सवाल को जब आप दूसरे तरीके से करते हैं तो आपके जितने भी डाउट्स होते हैं वो धीरे धीरे बाहर आने लग जाते हैं, क्योंकि अब आप एक चीज को एक अल्टरनेटिव तरीके से कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा है ना? पढ़ने का तो देखो तरीका यही होता है, पढ़ने का तरीका, सही तरीका तो ये होता है। बाकी तो होते हैं फर्जी तरीके, जिसमें आप कहते हो मैंने 500 निकाल लिए, मैंने 700 निकाल लिया। आप 500 नहीं, आप 5,000 सवाल निकाल लो, आपके डाउट शायद ही खत्म हो। क्योंकि जब आप, जो पढ़ने का सही तरीका होता है वो हमने अपनाया ही नहीं है। हम पढ़ते हैं काउंटिंग से,
50 कर लिए, 100 कर लिए, 200 कर लिए, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है 5 सवाल करने से बेहतर होता है, जो कि ये है कि एक सवाल को 5 तरीके से करो। देखिए ये बहुत मुश्किल काम है, हर कोई इसको नहीं अडॉप्ट करेगा। तो ये आपका हो गया। अब आप चाहे लंबाई निकाल लो, आप ए बी की लंबाई निकाल लो, ए बी सदिश आपके पास है, उसका परिमाण निकाल लो, वो ए बी की लंबाई हो जाएगी। बी सी का परिमाण निकाल लो, वो उसकी लंबाई हो जाएगी। ए सी का परिमाण निकाल लो, वो उसकी लंबाई हो जाएगी। तो ए बी का परिमाण अगर मैं निकालूं तो वो मेरा हो जाएगा अंडर रूट ए बी, कितना है ये रहा 16 और 20, 20 और 16 36, 36 का 6, सही है। तो दोबारा देख लेते हैं, 16 16 32, 32 और 4 36, 36 का 6, ठीक, डन। फिर बीसी पे आ जाओ, बीसी का है ये रहा 12 का 144, 144 प्लस 4 148, 148 और 9 157, अंडर रूट 157 प्लस एसी, एसी कहाँ है ये रहा 8 बटे 64, 64 और 64 और 16 80, 9 आ गया, ये 9 आ गया 15 अंडर रूट 157, ये भी आंसर हो गया, ये डन। ठीक है, समझ में आई ये बात समझ में आएगी किस तरीके से ये वेक्टर किसको दर्शा रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं। हर वेक्टर एक डायरेक्शन बता रहा है, उसकी लंबाई बता रहा है, उसकी दिशा बता रहा है और उसकी लंबाई बता रहा है। अब इन्हें पढ़ना सीखो एक बार, इसको एक बार जब तक वेक्टर को नहीं समझोगे कि वेक्टर खुद क्या है, तब तक फिर आपसे सवाल निकाल रहे हैं, तब तक आपकी रामायण सवालों की है, आप सवाल निकाल रहे हैं, आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि आई जे के कर क्या रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, अंडर रूट 6 इकाई का एक बल बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यरत है। ए से बी को मिलाने वाला जो रेखा है उस पर कार्यरत है, जो कि एक कण को ए से बी तक विस्थापित किया गया कार्य कितना होगा। कार्य निकालो, तो कार्य के लिए आपको क्या चाहिए, बल इनटू विस्थापन, बल गुणा विस्थापन बराबर कार्य। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसको समझो, एक एक करके बारीकी से पहले समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल है जो कि अंडर रूट 6 का है, अंडर रूट 6 का उसका परिमाण है, बल का परिमाण अंडर रूट 6 है। दिशा नहीं बताई, दिशा तो चाहिए क्योंकि सदिश राशि है, तो परिमाण तो बता दिया, चलो कोई ना, परिमाण तो पता है कम से कम, अंडर रूट 6 उसका परिमाण है। लेकिन बल तो सदिश राशि है, खाली परिमाण से तो नहीं चलेगी, दिशा से भी चलेगी। तो दिशा चलते हैं, दिशा के लिए क्या कहा है कि इकाई का बल बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यरत है, बस मिल गया। कौन सी दिशा में बल लग रहा है, ए और बी को मिलाने से जो दिशा बनेगी उस दिशा में ये बल काम कर रहा है, ये बल इस दिशा में काम कर रहा है। ए बिंदु बराबर है आपका कितना, 2 - 1 + 1, ए बी। अब आपकी दिशा हो जाएगी ए बी, ए बी के दिक् अनुपात निकाल लेते हैं, मतलब ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ए बी वेक्टर आ जाएगा दोनों को घटाने पर 3 - 2 आई कैप, 3 - 2 आई कैप, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 जे कैप, प्लस 2 - 1 के कैप। ये हो गया ए बी सदिश। ए बी सदिश, मुझे केवल दिशा चाहिए, मुझे तो केवल दिशा चाहिए, मुझे ए बी नहीं चाहिए, मुझे ए बी की जो दिशा है वो चाहिए। इसमें से दिशा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसमें से दिशा दिशा निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा। याद रखिए ये ए बी सदिश है, मतलब ए को बी से मिलाने पर ये जो पूरा सदिश है ये पूरा आया है, इसमें इसका परिमाण भी शामिल है, इसमें इसकी दिशा भी शामिल है, लेकिन मुझे केवल इसकी दिशा चाहिए, मुझे केवल दिशा चाहिए, बताओ कैसे निकालूं। इसमें दोनों शामिल है, मिक्सअप हुआ पड़ा है, इसमें इसका परिमाण और दिशा दोनों मिक्स है। मुझे परिमाण नहीं चाहिए, इसका परिमाण तो मेरे पास अपना खुद का पड़ा है पूरा, मेरा परिमाण मेरे पास पड़ा है, मुझे तो खाली इसकी जो दिशा है वो चाहिए, इसकी दिशा कैसे लूं मैं काम में।
शाबाश। इसके परिमाण का भाग देके इसकी दिशा बाहर निकाल लो, इसकी दिशा बाहर निकालो इसके परिमाण का भाग देकर, I प्लस 2J प्लस के कैप। ये लो, ये दिशा मिल गई। यही बात, बस यही चाहते, यही चीज समझो, ये कमाल की चीज है। ये अगर आप समझ गए तो वेक्टर आपको कभी परेशान नहीं कर सकता, आपको वेक्टर कभी परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि आप ये समझ गए कि वेक्टर होता क्या है, और सारा खेल वेक्टर का ही है। जब आपको वेक्टर समझ में आ गया, अब ये जो मैंने ए बी बनाया ये क्या है, ये परिमाण और दिशा। किसका परिमाण? ए बी का परिमाण। इसमें ए बी का परिमाण और ए बी की दिशा दोनों मिले पड़े हैं, दोनों मिक्स है। मुझे इसमें से केवल दिशा निकाले, तो इसका जो एकांक सदिश है वो इसकी दिशा है, और वही दिशा मेरे एफ की है, तो एफ को वो दिशा मिल जाएगी। ये लो, अब एफ आ जाएगा, एफ बराबर, एफ सदिश बराबर उसका परिमाण और उसकी दिशा, परिमाण और दिशा। परिमाण है आपका √6 और दिशा है आपकी I प्लस 2J प्लस के बट्टा √6। ये कट गया, ये लो, ये आपका बल आ गया। ये होता है तरीका, ये है इसका महत्व, ये होता है इसका महत्व कि क्या कहना चाहता है। सदिश दो चीजों को कैरी कर रहा है अपने ऊपर, एक तो उसका परिमाण। अगर आपको परिमाण चाहिए होता, आप ए बी का परिमाण निकालते तो आपको ए से बी तक की लंबाई निकल जाती। ये जो सदिश है इसकी लंबाई निकल जाती। मुझे इसकी लंबाई का क्या करना, मुझे तो केवल इसकी दिशा चाहिए, क्योंकि इसकी दिशा में ही मेरा बल लग रहा है, मेरा बल इसी की दिशा में लग रहा है। तो इसकी दिशा दिशा निकालो, और दिशा मतलब एकांक सदिश, दिशा मतलब एकांक सदिश, इसका एकांक सदिश ले लो, वही दिशा है, और वो दिशा मेरी भी है, तो मेरे वो दिशा काम आ जाएगी, तो मेरा बल बन जाएगा। एक बल क्या, एक सदिश बराबर होता है परिमाण और दिशा। परिमाण तो पहले √6 था, दिशा में ले ही आया, ये लो सदिश बन गया। अब मेरा एफ बन गया, ठीक है, ये एफ तैयार हो गया। अब चलते हैं कार्य पे। कार्य कितना है, बल गुणा विस्थापन, बल डॉट गुणा विस्थापन, डॉट गुणा। चलो थोड़ा सा डॉट गुणा के बारे में बात कर लेते हैं पहले, फिर इस पे वापस आते हैं। सदिश गुणन, पहले इस गुणन को समझना। देखो, हम जब भी कोई नई संक्रिया बनाते हैं, जब भी हम कोई संक्रिया बनाते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि क्या हमें वो कुछ दे पाएगा, क्या वो हमें कुछ दे पाएगा। कुछ दे पाएगा मतलब कुछ मायने दे पाएगा, कोई चीज उससे निकली जा सकती है, कोई चीज को वो परिभाषित कर सकता है, तो ही हमारे लिए वो महत्व रखता है। वरना चीजें बहुत सारी बन सकती है, अनगिनत तरीके की चीजें आप बना सकते हैं, अनगिनत तरीके की चीजें बना सकते हैं, लेकिन चीज वही सरवाइव करती है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसका मायना निकलता हो। समझ रहे हैं, जिसका कोई मायना नहीं। जब आपका बच्चा कुछ बोल रहा होता है, अगर वो कुछ बोलता है और उसका कोई मायना निकलता है तो आप सुनना चाहते हैं कि अच्छा क्या बोल रहा है। लेकिन अगर वो कुछ भी उड़मुड़ बोल रहा है और उसका कोई मायना नहीं निकलता, तो आप भी ध्यान नहीं देते कि यार ठीक है, कुछ ऐसे बकवास कर रहा है, कुछ बोले जा रहा होगा, कुछ भी ऐसे ही गा रहा होगा। तो इसका मतलब है आपका ध्यान, अटेंशन किसी चीज पे कब जाता है, जब लगता है कि इसका कोई अर्थ निकल रहा है। जब किसी चीज का कोई अर्थ निकल रहा होता है तो आपका अटेंशन उसके ऊपर जाता है। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग इस तरीके से वायर्ड है कि कोई चीज अगर अर्थ नहीं पैदा कर रही है, मतलब पैदा नहीं कर रही है, कोई सेंस नहीं बना रही है, तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। लेकिन जो चीज कोई अर्थ बनाती है उसे हाथों हाथ हम अडॉप्ट कर लेते हैं। अरे यार, तो बड़ा मजेदार अर्थ निकला। जब भी मैं कोई बात कह रहा हूँ, कोई बात ऐसी लगती है, आपको लगता है इसमें काफी अच्छा अर्थ है, तो आप उसको जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, जल्दी से रख लेते हैं अपने पास में। लेकिन जिस बात का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो आप उसको बेकार करके छोड़ देते हैं कि यार फालतू है, दिमाग में क्यों डालूं, क्यों याद रखूं इस बात को, कोई काम के तो मतलब है ही नहीं। आप ढेर सारे कोटेशन पढ़ते हैं, किसी कोटेशन का कोई मतलब आपके जीवन में उतर रहा है, तो आप उस कोटेशन को रख लेते हैं। अगर किसी का कोई मतलब नहीं निकल रहा है तो आप उसको छोड़ देते हैं। यही करते हैं। हजारों कोटेशन आप व्हाट्सएप पे स्टेटस देखते हैं, या फेसबुक पे जाते हैं, या इंस्टा पे जाते हैं, तो ढेर सारे स्टेटस पे लोगों ने बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी सी बातें लगाई हुई होती है। आप सारी पढ़ते भी है, कई कई देखते भी हैं, लेकिन फाइनली आप रखते किसको है, जिसको लगता है कि इसका अर्थ मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, उसको आप रख लेते हैं, वरना छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये एक हमारे दैनिक जीवन में भी यही होता है कि चीजों में जिनमें अर्थ निकलता है उसे हम रख लेते हैं, जिसमें अर्थ नहीं निकलता छोड़ देते हैं। आप किसी शोरूम के आगे से गए, मान लीजिए वो मर्सिडीज का शोरूम है,
तो आप क्या उस पे ध्यान देंगे? नहीं, थोड़ा-सा देख भले लूँगा, ध्यान नहीं दूँगा और अपने दिमाग से निकाल दूँगा। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि क्या ये मेरे लिए मायने रखता है? अगर मायने रखता होगा तो आप उसको देखोगे और नहीं मायने रखता कि मैं मर्सिडीज़ अभी तो लाने वाला हूँ नहीं, ना अभी मेरे पास वो है संसाधन कि मैं ला सकूँ, तो देखने का क्या मतलब है? आपने इग्नोर मार दिया। क्योंकि जो चीज़ आपके अर्थ की होती है, जिसमें आपका सेंस निकल रहा है, आप उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, बाकी को रिजेक्ट कर देते हैं। सेम चीज़ हम मैथ्स में भी करते हैं, यही चीज़ हम मैथ्स में भी करते हैं। बहुत सी चीज़ें करवाई जा सकती है, बहुत सी चीज़ें की जा सकती है, लेकिन बचती वही है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, कोई मतलब निकलता हो। जैसे डॉट गुणा और क्रॉस गुणा, है ना? पहले जब मैं 12th में था, तब मुझे लगता था कि यार ऐसे क्यों गुणा करते हैं? ऐसे क्रॉस गुणा क्यों करते हैं? ऐसे डॉट गुणा क्यों करते हैं? क्या कुछ और गुणा नहीं हो सकती? जैसे-जैसे फिर पढ़ता गया तो पता चला कि नहीं, गुणा तो आप सैकड़ों तरह की बना सकते हैं। सैकड़ों तरह नहीं, हज़ारों, हज़ारों नहीं, लाखों तरीके से आप 2 चीज़ों को गुणा कर सकते हैं। लेकिन बात तो ये है कि जो आप गुणा कर रहे हैं, आप चाहे जैसे करिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो भी गुणा आपने बनाई है उसका सेंस क्या है? अगर आपने सेंस बना दिया, उसका कोई मतलब निकलता होगा, तो वो टिक जाएगी और मतलब नहीं निकलता होगा, तो वो नहीं टिकेगी। बस यही सार है। गुणा अनेकों प्रकार से बनाई जा सकते हैं। जैसे आप कभी फैशन शो देखिए, फैशन शो में जब देखते हैं, तो भाँति-भाँति जो मॉडल्स होती है, वो बहुत से प्रकार के कपड़े पहन के आती है। लेकिन क्या वो सारे कपड़े जो वो पहन के आती है, जितने प्रकार के वो कपड़े पहन के आते हैं, क्या लगता है, वो कपड़े मार्केट में उतरेंगे? उसमें से कौन से कपड़े मार्केट में उतरेंगे? वो मॉडल्स वहाँ पे जो वॉक होता है, उसमें वॉक करती है। उसमें वॉक करते हैं सैकड़ों प्रकार के, वो कपड़े पहन के भाँति-भाँति के कपड़े पहन के आती है। है ना? लेकिन उसमें से ये बताइए कि कौन से कपड़े हैं, वो आगे मार्केट तक पहुँचेंगे? सारे तो नहीं पहुँचेंगे। कपड़े तो सारे ही कपड़े हैं, कपड़े तो सारे ही कपड़े हैं, लेकिन उनमें से मार्केट तक थोड़े से कपड़े क्यों पहुँचेंगे? जो मेक्स सेंस। अब इनमें से सेंस कौन-सा रखता है, वो आगे मार्केट तक पहुँचेगा। जो नहीं रखता, जो मार्केट की डिमांड के हिसाब से नहीं है, वो नहीं पहुँचेगा, बात खत्म। अब अगला इम्पोर्टेंट, फिर इतने सारे कपड़े बना क्यों रहे हो? इतने सारे कपड़े बना ही क्यों रहे हो? सीधा सेंस वाले बना लो। इस पे आ जाते हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि कौन-सा कपड़ा सेंस रखता है और कौन-सा नहीं रखता? क्योंकि जो कपड़े बनाना जानता है, उसे बेचना नहीं आता और जिसको बेचना आता है, उसको बनाना नहीं आता। दिक्कत ये आती है। दिक्कत ये आती है कि जो कपड़े बनाता है, जो कपड़े बनाना जानता है, उसे बेचना नहीं आता और जिसे बेचना आता है, उसे बनाना नहीं आता। तो बस यहाँ से ही शुरू होती है कहानी। वो जो कपड़े बनाने वाले डिज़ाइनर है, वो हर प्रकार के कपड़े अपनी क्रिएटिविटी कपड़े बनाने में दिखाते हैं। आपने देखा होगा कभी आप कहते हो वो शॉल पहन के आ गया कुछ, वो ऑब्वियसली बात है, वो बहुत अजीब लगते हैं हमें। अजीब इसलिए लगते हैं कि वो डिज़ाइनर है। देखिए, उनके ऊपर पाबंदियाँ लागू नहीं होती कि क्या मार्केट में चलेगा, क्या उन्हें मार्केट में नहीं बेचना। उन्हें मार्केट में नहीं बेचना, उन्हें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। वो अपनी क्रिएटिविटी में भाँति-भाँति के अलग-अलग जो आपने देखे होंगे फैशन शो में, आपको लगेगा कितना बेवकूफ़ डिज़ाइनर है, क्या बना रहा है? बट डिज़ाइनर बेवकूफ़ नहीं है। एक्चुअली वो डिज़ाइनर का हेडेक इस बात का नहीं है कि मार्केट में इसको कोई खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। उसका काम है क्रिएटिव रहना। अगर वो 10 डिज़ाइन बनाएगा, हो सकता है 8 डिज़ाइन बिल्कुल बेकार हो, लेकिन 1 डिज़ाइन अच्छा भी होगा। ये करना पड़ता है। आप तुरंत अच्छे पे नहीं पहुँच सकते। जैसे आप सवाल करते हैं, कई बार गलत करते हैं, फिर जाके तो सही होता है। ऐसे थोड़ी पहली बार में ही सही हो गया, ये तो कभी होता ही नहीं होगा। आप 10 चीज़ें ट्राई करते हैं, 8 चीज़ें फेल जाती है, 2 चीज़ें सही होती है। तो ये फेल करना पड़ता है आपको। तो आप जब क्रिएटिविटी कर रहे होते हैं, जब आप डिज़ाइन बना रहे होते हैं, अगर आप पहले से ही बंध जाएँगे तो आपके ऑलरेडी क्रिएटिविटी और कम हो जाएगी। इसलिए आप खुला छोड़ देते हैं, भैया मैं तो बनाऊँगा, मेरे डिज़ाइन जितने भी हैं, पसंद नापसंद करने का काम है उस बिज़नेसमैन का, वो करे। तो वो अपने मॉडल्स को अपनी क्रिएटिविटी के जो भी कपड़े उसके दिमाग में आते हैं, वो सारे बनाता है और भेजता है और उसमें से 1-2 सिलेक्ट हो जाते हैं और 1-2 बहुत है, 1-2 बहुत है। जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप मान लीजिए 10 एग्ज़ाम देते हैं और 1 में पास हो जाते हैं, पर्याप्त है नहीं? आपने 10 एग्ज़ाम दिए और 1 में पास हो गए, पर्याप्त है नहीं? है ना? तो फिर क्या दिक्कत है? यही होता है, बहुत पास होने की ज़रूरत नहीं है, 10 में से 10 एग्ज़ाम पास करने की ज़रूरत नहीं है, 10 में से 1 पास कर लो तो चल जाएगा। तो सेम वही है, वो 10 कपड़े बनाता है, 1 पास हो जाता है, काम हो गया उसका तो। लेकिन पहले उसको वो नो भी बनाने पड़ेंगे क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि मेरा कौन-सा कपड़ा बिज़नेस को पसंद आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप समझ रहे हैं, समझ में आ रही है बातें? हम चीज़ें बनाते रहते हैं, लेकिन उसमें से जो सेंस करता है वो टिक जाता है, जो सेंस नहीं करता वो आउट चला जाता है। यही गुणन भी बहुत से प्रकार के डिफाइन किए जा सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहे 2 वेक्टर्स की गुणा अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही, उसका कोई सेंस निकलना चाहिए। सेंस निकलना चाहिए, अगर सेंस नहीं निकला तो बेकार। मान लीजिए मैंने एक वेक्टर ए लिया,
एक मिनट। तो ये हो गया ए वेक्टर, बी वेक्टर। अब आपको इनकी गुणा करनी है। गुणा करने के बहुत से तरीके मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ। कोई लोगों को ये वहम हो कि सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं, एक डॉट गुणा, एक क्रॉस गुणा, तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वो यही कह रहा है कि 2 ही प्रकार के कपड़े होते हैं, एक तो पैंट शर्ट होते हैं, एक पायजामा और चोला पजामा होता है। वो गलत सोच रहा है, कपड़े अनेकों प्रकार के हो सकते हैं। बस वही बात है, लोकप्रिय कौन-सा होगा वो अलग बात है। कपड़े अनेकों प्रकार के हो सकते हैं, बहुत से प्रकार की गुणा की जा सकती है। लेकिन 2 गुणा ऐसी जो बहुत सार्थक है, लोगों ने बहुत अपनाई है। लोगों ने बहुत अपनाई इसलिए कि उसका बहुत ज़्यादा सेंस निकला। एक है डॉट, एक है क्रॉस, दोनों सही में अच्छी है, सही में अच्छी है। दो देखो, दोनों में क्या कमाल है। एक गुणा को हम कहते हैं अदिश गुणन। अदिश गुणा, अदिश गुणा में आप गुणा करने का तरीका आपका ऐसा रहता है कि आई घटक से आई घटक गुणा होगा, जे घटक से जे घटक गुणा होगा और के घटक से के घटक गुणा होगा। ये ए डॉट बी होगा। इस तरीके से आपका गुणा, अदिश गुणा इसलिए कहा गया कि फाइनल रिजल्ट जो होगा वो अदिश होगा। फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसमें सदिश हट जाएगा, अदिश आ जाएगा, तो इसको अदिश गुणन कहा गया। फिर एक दूसरा गुणा है जिसको सदिश गुणन कहा गया, ए क्रॉस बी, जिसमें आपका फाइनल आउटपुट एक सदिश होता है और वो इस तरीके से होता है, आई जे के ये। इसमें फाइनल रिजल्ट आपका सदिश आता है। इसमें आपका जो अंत बनता है वो अंतिम परिणाम जो आता है वो एक सदिश होता है। यहाँ पे जो अंतिम परिणाम आता है वो एक अदिश होता है। तो ये 2 गुण है। अब बात कहेंगे कि ये 2 गुणा क्यों बच गई? बाकी और गुणा भी तो बनाई जा सकती थी। लेकिन ये 2 गुणा इसलिए मैंने पहले ही कहा, कोई भी चीज़ अगर गणित में बच रही है, अगर पाइथागोरस आज ज़िंदा है, वो प्रमेय अगर ज़िंदा है, तो निश्चित तौर पे उसमें कुछ ऐसा है जो 2300 साल टिक पाया। कुछ भी चीज़ जिसके पास क्वालिटी होगी, वो टिकेगी और लॉन्ग टर्म तक टिकेगी। लेकिन जिसके पास क्वालिटी नहीं होगी, जिसके पास सार्थकता नहीं होगी, वो जल्द ही गायब हो जाएगी, है ना? डार्विन का विकासवाद यही तो है। कहते हैं हमारे पूँछ हुआ करती थी, लेकिन वो ज़्यादा सार्थक नहीं हुई, ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर पाए उसको, ज़्यादा वो उपयोगी नहीं थी हमारे लिए, तो गायब हो गई। हमारे सर पे सींग भी हुआ करते थे, लेकिन ज़्यादा उपयोगी नहीं हुए, तो वो गायब हो गए। है ना? डार्विन का सिद्धांत ये तो कहता है जो चीज़ उपयोगी नहीं है आपके, वो धीरे-धीरे लुप्त हो जाएगी। तो बस वही बात है। चीज़ें बहुत सारी बन सकती है, लेकिन टिकेगी वो जो उपयोगी होगी, वरना लापता। अच्छा, इसका क्या उपयोगिता है? इसकी उपयोगिता ये है कि ए डॉट बी जो है, वो एक तो इसके बराबर भी होता है। एक ए डॉट बी बराबर होता है, ये जो गुणा आपने की है ये वाली, ये गुणा इसके बराबर भी होती है। ए का परिमाण, बी का परिमाण और कॉस थीटा। ये जो कॉस थीटा है, ये दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण है। 2 दिशाओं के बीच का कोण है। ये जो 2 दिशाएँ हैं ए और बी, इन दोनों दिशाओं के बीच में जो कोण बनेगा, ये कॉस थीटा। अब अगर आप दोनों को बराबर रख दो, तो कमाल हो जाए। अगर आप दोनों को क्योंकि ये दोनों ए डॉट बी के बराबर है, तो ए का परिमाण, बी का परिमाण, कॉस थीटा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो आपको कॉस थीटा, आपको बीच का कोण मिल गया। 2 दिशाओं के बीच का कोण मिल गया। तो डॉट गुणा इसलिए जिंदा है कि आपको ये 2 दिशाओं के बीच का कोण देता है। कॉस थीटा का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि 2 दिशाओं के बीच में कोण, 2 दिशाएं आपस में किस कोण पर है, ये कोण आपको डॉट गुणा दे सकता है। अब तो समझ में आ गया कि यार ये चीज तो बड़ी काम की है, कोण की दिशा दे सकता है और हमें हर जगह कोण चाहिए होता है। हर जगह हमें कोण चाहिए होता है, तो ये कोण दे सकता है और जो कोण दे सकता है वो सार्थकता तो है ही।
तो इसकी तो जिंदा रहने का कारण ये बन गया। अच्छा, सदिश में ये हुआ, सदिश गुणा में जो इंपॉर्टेंस था वो ये था कि जब आप गुणा करके जो नया वेक्टर बनाते हैं, मान लीजिए वो वेक्टर सी है, नया वेक्टर सी आ गया। सी की खास बात ये है कि ये जो नया वेक्टर बनता है, ये नया वेक्टर आपके ए और बी दोनों के लंबवत होता है। ये दोनों के लंबवत होता है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों वेक्टरों के लंबवत वेक्टर, आपको जो क्रॉस गुणा करके जो वेक्टर मिलेगा, वह वेक्टर सी जो है वो लंबवत होगा ए के भी और वो लंबवत होगा बी के भी। ये बड़ी कमाल की बात है, इसलिए इसको लांबिक सदिश कहा जाता है या लंबवत सदिश कहा जाता है। आपको एक ऐसा सदिश प्राप्त होता है जो आपके ए और बी दोनों के लंबवत है, जो आपके ए तथा बी दोनों के लंबवत है। तो ये भी कमाल की बात है आपको। अच्छा, ये कहो, ये कहाँ काम आता है? ये फिजिक्स में काम आता है, ढेर सारी जगह काम आता है। जब आपकी जो विद्युत धारा है उसकी दिशा दो तल पे जो सदिश जा रहे हैं उनके लंब दिशा में होती है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला, ये वाला, तो दोनों के पास ऐसे वैलिड रीजन है जिसकी वजह से ये बहुत उपयोगी है, खासकर आपकी मैथ्स के अंदर। तो ये बच गए। अब क्या और गुणा नहीं हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी। आप अपने हिसाब से कोई एक गुणा और परिभाषित कर सकते थे, ठीक है ना? कोई भी और गुणा आप परिभाषित कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो उमेश के नाम पर एक गुणा परिभाषित कर देते हैं। उमेश के नाम पर एक गुणा ए यू बी, ये है उमेश गुणन। ये नया गुणन बना दिया जिसका नाम है उमेश गुणन। ए और बी में कौन सा गुणन हो रहा है? उमेश गुणन। जैसे सदिश गुणन होता है, अदिश गुणन होता है, वैसे उमेश ने अपना एक गुणन बनाया जिसका नाम है उमेश गुणन। उमेश गुणन कैसे काम करेगा? कैसे भी काम कर सकता है। ऐसे काम करेगा भाई कि ये वाला भैया इससे गुणा होगा, ये वाला भैया इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा। मतलब मैं विदेश का जो झंडा है वो बनाऊंगा। A1 B3 से गुणा होगा प्लस A3 B1 से गुणा होगा प्लस A2 B2 से गुणा होगा। इस तरीके से गुणा करेगा। ये बना दिया, एक नया नियम बना दिया, एक नया उमेश गुणन बना दिया। अब उमेश गुणन भी चल पड़ा। लेकिन बात ये, फिर उमेश से पूछेंगे लोग कि भाई बना तो दिया, मान लिया, लेकिन ये बताओ कि इसे, ये क्या बना रहा है, ये क्या बना, इसकी सार्थकता क्या है? इसने जो किया, क्या बनाया इसने? हाथी, घोड़ा, बकरी, क्या बनाया इसने? क्या मतलब है इसका? ये जो होके आया है, मान लो दोनों की गुणा की, गुणा करके 5 आया, ये 5 क्या है? क्या काम आएगा ये 5? 7 जो भी इससे बना वो क्या काम आएगा? अब यहाँ पे कहानी बनती है उमेश के ऊपर। उमेश के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई कि वो उसको बताए कि इसमें क्या सार्थकता है। अगर बता दी तो ये टिक जाएगा, आदि आदि काल तक उमेश के नाम से ये नया गुणन पढ़ाया जाएगा। और नहीं बता पाया तो यहीं का यहीं अभी अभी लुप्त हो जाएगा। अगर नहीं नहीं बता पाया तो अभी लुप्त हो जाएगा। तो बात समझ में आएगी? रिसर्च में आप क्या करते हैं? रिसर्च में आप क्या करते हैं? सारी, पूरा आकाश खुला है, पूरा आकाश खुला है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ, है ना? ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक इसका डायलॉग है स्पाइडरमैन का कि अगर आपको बड़ी ताकत मिली है तो जिम्मेदारी भी बड़ी मिली है। तो अगर आप कुछ भी कर सकते हैं मैथ्स के अंदर, ये छूट है, लेकिन याद रहे जिम्मेदारी क्या है कि उसकी सार्थकता को भी आपको साबित करना पड़ेगा कि इसकी सार्थकता क्या है। जमी बात ये, आज समझ में आएगी कहानियां। हाँ, स्टोरी समझ में आई। और इसमें क्रॉस गुणा में भी आ जाए अगर हम, अगर आपको क्रॉस गुणा का सदिश चाहिए, है ना, अगर आपको सदिश चाहिए तो आप यू निकालो। हाँ, सार्थकता नहीं मिली तो करना ही है, ये निकाल लो। और अगर आपको सिर्फ परिमाण चाहिए तो देखो, एक परिमाण तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि यहाँ जाइए, सदिश बनाइए, सदिश बना के परिमाण निकाल लीजिए, सदिश बनाइए, सदिश बना के परिमाण निकाल लीजिए। यहाँ पे सदिश भी मिल जाएगा, परिमाण भी मिल जाएगा, दोनों मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट केवल परिमाण पे है, आप सिर्फ परिमाण चाहते हैं कि ए क्रॉस बी का परिमाण क्या आएगा, तो खाली परिमाण का एक तरीका ये भी है, ए का परिमाण, बी का परिमाण, साइन थीटा।
ठीक है। न्यूटन के लिए कहा जाता था कि न्यूटन जो थे, न्यूटन के बारे में एक कथन बड़ा फेमस था कि भाई बाकी सारे जो गणितज्ञ हैं या फिजिसिस्ट है या और लोग थे, वो जो भी करते थे उनकी चीजों की सार्थकता अधिकतर बाद में ढूंढी जाती थी। वो कुछ कर देते थे और सार्थकता बाद में आती थी। अधिकतर की चीजों में ये रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। किसी ने कुछ बना दिया, मैथ में इंटरेस्ट था, ये ऐसे ऐसे किया, कर दिया, लेकिन वो कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ काम आता है, कैसे काम आएगा, ये चीजें कोई और लोगों ने ढूंढी है ना। ऐसा काफी लोगों के साथ हुआ है। लेकिन न्यूटन के बारे में ये कहा जाता है, आप देखोगे भी न्यूटन के बारे में ये देखा जाता है कि न्यूटन को हर चीज की सार्थकता पहले से ही पता थी। उनके कोई भी काम ऐसा नहीं था, उन्होंने के जो पूरा उनका करियर रहा, उनके करियर में एक सिंगल वर्क ऐसा नहीं था जिसका अप्लीकेशन वो नहीं बता के गए हो कि क्या उपयोग आता है, ये नहीं बता के गए। यानी उनकी हर चीज के उपयोग पहले से विद्यमान थे, पहले से ही उनके हर चीज के उपयोग विद्यमान थे। ये न्यूटन के बारे में कहा जाता है कि न्यूटन की हर चीज सार्थक थी, हर चीज सार्थक थी। जबकि आप बाकी लोगों को देखिए, उसमें ऐसा नहीं मिलता। बाकी लोगों में है कि कुछ बना दिया, कुछ 10 साल 15 20 साल बाद में पता चला अच्छा ये तो यहाँ काम आ सकता था, तो फिर उन लोगों ने उसको आगे बढ़ाया। लेकिन न्यूटन पे ऐसा नहीं था। न्यूटन खुद ही वो थे जो अपनी चीजों को बनाते थे और उसकी सार्थकता भी खुद ही बता देते थे। ये आपका आगे आ गया। अगला क्या है? अच्छा, वो वाला सवाल तो रह ही गया। जरा बल गुणा विस्थापन कर लेते हैं। बल तो अब आपके पास है ही, एफ। विस्थापन आपका ये ए बी है, क्योंकि आप ए से बी तक लेकर गए हैं। ए से बी तक को लेके गए ना वस्तु को, वस्तु को यहां से उठाया है और यहां तक लेकर गए हैं। ये आपका विस्थापन हो गया। तो बल कितना है? आई प्लस, ये बल आई प्लस 2 जे प्लस के, विस्थापन 6। आई से आई, जे से जे और के से के। अभी फिलहाल उनके बारे में कह सकते हो कि कोण निकालने की जो विधि ज्ञात है वो भी यही है, डॉट गुणा वाली। इसके अलावा कोई और विधि ज्ञात नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज के ए बी भुजा का सदिश ये है और ए डी भुजा का सदिश ये है, तो बी डी की इकाई सदिश बताइए। बी डी की दिशा में इकाई सदिश बताइए, कितना होगा? तो एक समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। अब इसमें से हमें दिया गया है ए बी सदिश। ए बी सदिश हमें दिया गया है, जो कि है 2i प्लस 4j-5 के। 2i 4j
-5 के। और दूसरा है ये AB हो गया। अगला है हमारा AD। AD वेक्टर। AD वेक्टर है हमारा I + 2j I + 2j + 3 के। ये AD वेक्टर हो गया। AB वेक्टर और AD वेक्टर। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि BD वेक्टर निकालो। BD वेक्टर, तो ये हो गया BD वेक्टर। तो यहाँ देखो हमारा त्रिभुज नियम लग जाएगा। त्रिभुज नियम लग जाएगा। ये दोनों भुजाएं एक दिशा में हैं, ये इसको बंद कर रही है। तो AD वेक्टर बराबर हुआ AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर। त्रिभुज नियम के अनुसार इन दो का जोड़ इसके बराबर हो जाएगा और BD वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका AD वेक्टर माइनस AB वेक्टर। और AD वेक्टर आपका हो गया, दोनों को घटा दो सीधे, तो ना AD में से AB घटाना है। I में से 2I गया -I, 2J में से 4J गया -2J और 3 5 8 के। माइनस का I, माइनस का 2J और प्लस का 8 के। लेकिन यहाँ पे तो हमसे पूछा गया है कि इसकी दिशा में इकाई सदिश निकालो। तो हमें इकाई सदिश निकालना मतलब इसकी दिशा निकालनी है BD की। इकाई सदिश मतलब BD की दिशा। तो ये हो जाएगा -I -2J + 8 के। 8 × 8 = 64, 64 और 4 68 और 69। ये आपका आंसर हो गया। ये आंसर। अगला क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को अच्छे से निकालिएगा, निकालिएगा नहीं, समझिएगा। निकालने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना। PQ वेक्टर बराबर OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। अगर हम सॉल्व कर लें, OQ वेक्टर 5 में से A गया 4I, 2 में से गया 5J, 4 में से 1 7 4 11 के। 5 - 4I -5J और 11 के। अब PQ का परिमाण निकाल लो। 16 + 25 + 121। 41
√162। ठीक है। अगला, अगर ये 3 बिंदु स्थिति सदिश हो तो ये त्रिभुज कौन सा है? तो तीनों दूरियां निकाल लो। ये ए हो गया, बी हो गया और वो सी हो गया। तो पहले ए बी निकाल लें। दूरी ए बी वेक्टर की लेंथ, दोनों को मैं घटा लूं। पहले ए बी वेक्टर ही बना लेते हैं। ए बी वेक्टर बी में से ए गया, चलो सीधी दूरी निकाल लें। 1 9 1 9 -3 2 4 √14। मैंने कौन सा निकाला? ए सी निकाला था मैंने। एक + 9 + 4, तो ये हो गया। ए बी और ए सी बराबर है, सिर्फ दो भुजाएं बराबर है और कोई रूल इनमें है नहीं। तो दो भुजाएं बराबर है, इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु। संरेख कहाँ है? संरेख में दो दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर होना चाहिए। दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होना चाहिए, तभी तो एक रेखा बनेगी। एक रेखा बनेगी मतलब दो दूरियां का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर होगा। अजीब अजीब उत्तर क्या है भाई। कोई कह रहे समरेखी है, कोई कह रहे विषम बाहु। देख लो, इन कोई किंतु परंतु है तो बताओ। और समरेख कैसे हुआ? समरेख का मतलब है दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होना चाहिए। अगर आप रेखा में जाते हैं इसका मतलब आप त्रिभुज नहीं बनाते, और त्रिभुज नहीं बनाते इसका मतलब है कि तीसरी दूरी दो दूरियों के जोड़ के बराबर होगी। कोई भी दो तीसरी दूरी के बराबर होगी, वरना तो त्रिभुज बनेगा। अगला सवाल, ए बी सी डी ये चार बिंदु है, तो बताओ इनमें कौन सी स्थिति है? ए बी सी डी बराबर सदिश है,
ए बी सी डी लंबवत है, ए बी सी डी समांतर है। समांतर है मतलब दिशा बराबर है, दिशा एक सी है और इनमें से कोई नहीं। तो क्या स्थिति है इनकी? छप्पन जो है वो 2√14 होता है क्या? तब तो ठीक है। 56, हाँ। 2√14 होता है, तो फिर त्रिभुज तो नहीं बनेगा। त्रिभुज नहीं बनेगा क्योंकि दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर है। ए सी और ए बी बराबर है बी सी, और इसके लिए सही आंसर होगा फिर समरेखीय। हाँ, तब समरेख होगा, क्योंकि दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर है, तो त्रिभुज तो बन ही नहीं सकता। त्रिभुज तो तब बनता है जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब अगला इसमें क्या होगा? ए बी सी डी, पहले ए बी निकाल लो। ए बी, ए बी हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है ना, तो बी वेक्टर में से कौन सा है बी वेक्टर? ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर। तो पहले हमें ए बी वेक्टर निकालना है, तो घटाएंगे तो माइनस का आई, माइनस का आई, माइनस का जे, प्लस का 2k, माइनस आई, माइनस जे और माइनस का 2k। ठीक है, ये हमारा ए बी वेक्टर हो गया। सी डी वेक्टर हो जाएगा ओ डी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। ठीक है, वो अब लो। तो ओ डी वेक्टर, ओ डी माइनस ओ सी वेक्टर, ओ डी माइनस ओ सी वेक्टर, तो ये हो जाएगा 6i, 6i, 10 माइनस 4, 10 में से 4 गए 6j, 10 2 12 के। ठीक है, अब ए बी और सी डी समांतर है या नहीं है? समांतर है मतलब दिशा एक है। दिशा एक है तो दोनों की दिशा निकाल लो, एकांक सदिश निकाल के देख लो दोनों बराबर है क्या। अगर दोनों के एकांक सदिश सेम आते हैं मतलब दोनों की दिशा एक है। एक तरीका तो ये है कि दोनों के एकांक सदिश निकाल लो, मतलब दिशा निकाल लो। आ जाओ, ए बी का एकांक सदिश, एकांक सदिश पे कैप लगाते हैं, कैप का मतलब होता है दिशा, उसकी दिशा। दिशा हो जाएगी माइनस आई, माइनस जे, माइनस 2k बटा √6, माइनस कॉमन ले लो, आई प्लस जे प्लस 2k बटा √6। ठीक है, अगर इसका निकालें सी डी का, तो सी डी का भी यही आ जाएगा 6i प्लस 6j प्लस 12k।
तो ये हो जाएगा 36 प्लस 36 प्लस 144, ये हो गया 180, 216, 6√6 हो गया, 6 कॉमन आ जाएगा और कट जाएगा। देखो दोनों के एकांक सदिश एक ही है, बस प्लस माइनस का अंतर है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस माइनस का अंतर तो सिर्फ ये दिखाता है कि ये दोनों यूं जा रहे हैं, लाइन एक ही है, जा यूं रहे, तो समांतरी कहलाएंगे तो समांतरी है ना। तो दिशा एक है, तो ए बी और सी डी की दिशा एक है, मतलब समांतर सदिश है। आंसर है समांतर। तो दोनों के एकांक सदिश निकाल के कंपेयर कर लो। एकांक सदिश मतलब क्या होता है? दिशा, दिशा कंपेयर हो गई, मतलब दोनों एक है। अच्छा, एक तरीका ये भी होता है एकांक सदिश क्यों बनाओ, एकांक सदिश क्यों बनाओ, आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। अगर दो सदिश समानांतर है तो उनके जो अनुपात होंगे, दिक अनुपात जो होंगे, वो सेम अनुपात में होंगे, मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। आप इससे भी पता कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले क्या कहा था, अगर दोनों की सेम दिशा है तो दोनों के दिक अनुपात एक होंगे, दोनों के दिक अनुपात एक होंगे, तो दोनों के दिक अनुपात ले लो और अनुपात निकाल लो, वो अनुपात फिक्स आएगा, एक ही आएगा। तो इसका मतलब दोनों सेम दिक अनुपात में। तो यहाँ पे वो अगर अप्लाई करें तो -1/6 -1/6 -2/12, चेक करो क्या बराबर आ रहा है। 1/6 माइनस काट दूं, 1/6 1/6, तीनों बराबर है, बराबर है, इसका मतलब समांतर सदिश है। तो आप ऐसे भी समांतर सदिश को चेक कर सकते हैं। देखो ये बात ये नहीं है कि मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता रहता हूँ कि ये चीजों के सार को पकड़ो, उसका जो सार है ना वो पकड़ो, क्योंकि वो नहीं पकड़ रहे हो ना तो आप घूमते रहो, चाहे आप उसके इर्द गिर्द घूमते रहो, सवाल निकालते रहो निकालते रहो निकालते रहो, क्योंकि आपको अब यही नहीं समझ में आया कि समांतर सदिश में क्या समांतर होता है। फिर तो आप खाली बस रट रहे हो, याद रख रहे हो, बस उतना सा काम चल रहा है। यानी हर नया सवाल आपको परेशान करेगा, क्योंकि आपको वो सार तो समझ में आया ही नहीं, आपको हर आने वाला सवाल परेशान करेगा। तो पहले समझो कि समांतर की बात क्या हो रही है, कैसे आई जे के आपको समांतर में मदद कर रहे हैं। दो सदिश ए बी और सी डी है, इसका मतलब ए बी में कोई दिशा जरूर है, सी डी में भी कोई दिशा है, तो ए बी और सी डी की दिशा निकाल लो, दिशा मतलब एकांक सदिश निकाल लो, दोनों के एकांक सदिश निकाल लिए, एकांक सदिश निकाल के कंपेयर कर लिया। अगर दोनों सेम है या प्लस माइनस का अंतर है, प्लस माइनस का अंतर तो सिर्फ ये दर्शाता है कि दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन लाइन एक ही है, एक ही लाइन है, तो समांतर सदिश हमने कहा था। समांतर का कोई जरूरी नहीं कि यू ही समांतर होता है, ये भी समांतर है, ये सदिश भी समांतर है, ये सदिश भी समांतर है। समांतर में दो होते हैं, एक होता है समदिश समांतर, एक होता है विपरीत समांतर, होते समांतर ही है। तो ये दोनों विपरीत दिशा में, लेकिन लाइन एक ही है, डायरेक्शन एक है, एक ही डायरेक्शन में, एक प्लस की ओर, ये माइनस का है, ये माइनस का है। इसका मतलब ये बता रहा है कि अगर ये उत्तर है तो ये उत्तर के, एक उत्तर के प्लस में जा रहा है और एक उत्तर के माइनस में जा रहा है, एक उत्तर के प्लस में और एक उत्तर के माइनस में, बस है एक ही लाइन, एक ही दिशा, समांतर सदिश। ठीक है ना। दूसरा तरीका और हो सकता है कि भैया परिमाण पे ना जाओ, तो जब दो सदिश बराबर, दो सदिश समांतर हैं तो उनके जो दिक अनुपात होंगे वो तो कोड एक ही होगा, सेम कोड होगा। तो या तो एक काम करो, इसके दिक अनुपात निकाल लो और इसके दिक अनुपात निकाल लो और देखो बराबर आते नहीं आते। आ जाओ, दिक अनुपात निकाल के दिखाता हूँ। ए बी के दिक अनुपात, ए बी के दिक अनुपात तो है -1 -1 और -2, कट सकते हैं, काट लो, -1 पे कटेंगे तो 1 1 2। इसके दिक अनुपात, इसका आधार नंबर आ गया 1 1 2। अब इसका आधार नंबर निकाल लो सी डी का, सी डी का है 6 6 12। दिक अनुपात बना रहे हो मतलब काटना पड़ेगा, 1 1 2 मिला लो, बराबर हुए नहीं हुए। इसके कोड है 112 और उसके कोड है 112, 112 112 सेम कोड है, इसका मतलब समांतर है, कोड सेम है मतलब समांतर है। ठीक है, सेम कोड मतलब समांतर। ठीक है, क्लियर हो गया। आप ऐसे कर सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं कि A1/A2 B1/B2 से, क्योंकि सेम अनुपात में होंगे तो अनुपात भी सेम बना रहेगा। अगर A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का अनुपात बराबर है तो A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2। इससे भी चेक कर सकते हो। तो तीन तरीके हो गए, एकांतर सदिश, एकांक सदिश निकाल के कंपेयर कर लो, कोड चेक कर लो, जेनेटिक कोड है वो चेक कर लो, या फिर इस तरीके से A1/A2 B1/B2 C1/C2 चेक कर लो। अच्छा, एक और तरीका, नंबर 4, अगर दो सदिश समानांतर है
अगर दो सदिश समांतर है, इसका मतलब उनकी दिशा में एक तो माइनस प्लस का अंतर होगा, या सेम होगी या प्लस माइनस का अंतर होगा। नंबर एक लंबाई में फर्क होगा, एक लंबाई में फर्क होगा, एक की लंबाई कम हो सकती है, एक की ज्यादा हो सकती है, इतना ही तो होगा बस, है ना। आ जाओ, इसका मतलब ये हुआ, अगर दो सदिश समांतर, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर दो सदिश समानांतर है, जैसे ये सदिश है और ये सदिश है, अगर ये दोनों समानांतर है, इसका मतलब इनकी लंबाई कम ज्यादा हो सकती है, एक की लंबाई बड़ी, एक की लंबाई छोटी, और माइनस प्लस का अंतर हो सकता है, माइनस प्लस का अंतर हो सकता है। बाकी मोटा मोटी दोनों सेम है, दिशात्मक तरीके से दोनों सेम है। इसका मतलब दोनों में जो मेन अंतर है वो है लंबाई का। लंबाई उसकी 5 गुना हो सकती है, 2 गुना हो सकती है, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, और माइनस प्लस का अंतर हो सकता है। यानी आपका ए बी सदिश और सी डी सदिश को आप बराबर कर सकते हैं, खाली लंबाई का डिफरेंस है उसको बराबर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, सी डी वैक्टर बराबर लैम्डा गुना ए बी। अगर ए बी वैक्टर को किसी से गुणा करने के बाद वो सी डी वैक्टर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब दोनों समानांतर है। अगर मैं किसी लैम्डा से गुणा करूं, लैम्डा क्या करेगा, इसके परिमाण को बढ़ा देगा, मतलब लंबाई को बढ़ा देगा। और जब दो वेक्टर समांतर है, इसका मतलब दोनों में लंबाई का ही फर्क है खाली, और लंबाई को उससे गुणा करके बनाया जा सकता है। क्या हम 5 को 2 नहीं बना सकते? बोला हाँ बना सकते हैं। कैसे? 2/5 से गुणा कर दो। तो किसी भी नंबर को किसी भी दूसरे नंबर में बदला जा सकता है गुणा करके, ये बात तो सही है। किसी भी नंबर को किसी भी दूसरे नंबर में बदला जा सकता है गुणा करके, किसी नंबर से गुणा करना पड़ेगा, वो नंबर बन जाएगा, हो जाएगा। तो इसका मतलब अब इनमें खाली लंबाई का अंतर है, समांतर सदिश है मतलब दिशा तो एक है, सिर्फ लंबाई का अंतर है। तो लैम्डा कोई नंबर होगा जिससे गुणा करने पर सी डी वैक्टर ए बी बन जाएगा, और ए बी वैक्टर से सी डी बनाया जा सकता है, अगर समांतर हुए तो। लेकिन अगर समांतर ही नहीं है तो आप किसी से गुणा कर लो, क्योंकि उनमें दिशा का भी फर्क है और उनमें लंबाई का भी फर्क है। अब आप लंबाई को बराबर करोगे तो दिशा कैसे बराबर होगी, और दिशा बराबर करोगे तो लंबाई कैसे बराबर होगी? तो फिर वो दोनों बराबर नहीं किए, क्योंकि लैम्डा सिर्फ परिमाण बराबर करता है, और इनमें परिमाण का अंतर नहीं है, इनमें दिशा का भी अंतर है। तो दिशा को कैसे बराबर करवाओगे, क्योंकि एक की दिशा इधर है और एक की दिशा मान लो ये है। अब लैम्डा क्या कर ले बेचारा, अब लैम्डा क्या कर ले, लैम्डा खाली परिमाण बराबर करवा सकता है, दिशा थोड़ी बराबर करवा सकता है। तो पहले दो सदिश की दिशा अगर बराबर होगी तो लैम्डा से गुणा करके आप दोनों सदिश को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात समझ में आई को नहीं, मैं जो अति देर से समझा रही हूँ, कि कहना चाह रहा हूँ, समझा रही हूँ। अगर दिशा बराबर नहीं हुई तो लैम्डा खाली लंबाई ने कम ज्यादा करना को काम आवे। याद करो, आज चीज में बताई कि किसी सदिश को किसी नंबर से गुणा करते हो, उसका मतलब उसकी लंबाई बढ़ जाती है या लंबाई कम हो जाती है। तो अब दोनों वेक्टर अगर समांतर है तो खाली लंबाइयों का ही तो अंतर है। तो लैम्डा वो संख्या है जिससे गुणा करके लंबाई को कम या ज्यादा करके बराबर कर सकते हैं हम, अगर समांतर हुए तो। लेकिन अगर समांतर है ही नहीं तो फिर अब दिशा थोड़ी एक बना सकते हो, लैम्डा से गुणा करके तो सिर्फ आप उसकी लंबाई बदल सकते हो। और यहाँ तो लंबाई बदलने से फायदा भी क्या, अगर लंबाई बराबर कर भी दी तो दिशा तो बराबर नहीं हो सकती ना, तो समांतर तो नहीं हो सकते। ठीक है ना, ये आ गया समझ में? तो 4 हो गए। अच्छा बिल्कुल, पांचवा तरीका कर सकते हैं, आप कोण निकाल सकते हैं। आप इनके बीच का कोण निकाल लीजिए। अगर इनके बीच का कोण जो है वो आ रहा है 0 डिग्री, या फिर 0 डिग्री का कोण आता है, या 180 का कोण आता है, मतलब समांतर है, तो आप कोण निकाल सकते हैं। cos थीटा बराबर ए बी डॉट सी डी बट्टा ए बी का परिमाण और सी डी का परिमाण, ये लगा दो। हर तरीके का अपना महत्व है, हर तरीके का अपना अपना महत्व है। कोई कहीं का ज्यादा बेहतर है, कोई कहीं बेहतर है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ये वाले से हो गया, बिल्कुल हो गया, इससे हो जाएगा, इससे ये सवाल हो जाएगा, लेकिन कल अगला सवाल आएगा वो इससे नहीं होगा, वो कुछ और मांगेगा। इसलिए जो सारे तरीके होते हैं ये पढ़ने पड़ते हैं। किसी इस सवाल के लिए, इस सवाल में तो खाली ये पूछा था कि ये चलो ठीक हो गया, कोई सवाल ऐसा आएगा जिसमें पूछेगा कि समांतर होने की शर्त क्या है, और लिखा होगा सी डी बराबर लैम्डा ए बी, तब तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आपको हर चीज पता हो कि कैसे 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 इनमें आपस में रिलेशन है, और सबकी जड़ एक ही है, सबका जड़ एक ही है, सदिश। अगर आपको सदिश समझ में आ रहा है तो फिर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है जो हम इतनी देर से कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो क्लास को यहीं ऑफ करते हैं, विराम करते हैं, और बाकी अगली क्लास में फिर मिलते हैं आप लोगों से। पढ़िएगा, इसको दोहराइएगा, अच्छे से समझिएगा, और हर चीज़ों को क्वेश्चन चाहे कम करिए, थोड़ा सा गहराई से उतरिए उनके अंदर, ताकि वो सार समझ में आ जाए, मुक्ति मिल जाए। राम राम सत्य है, तो वो होता है ना, राम राम सत्य, तो राम का जो सत्य है
उसे पकड़ लिया तो मुक्त हो गए। वही कहानी है, सवालों में भी वही चीज़ है, हर चीज़ का एक सार होता है। अगर वो पकड़ लिया तो आप मुक्त हो जाएँगे, वरना 500 सवाल निकालो और चाहे 5000 निकालो, उम्र भर निकालते रहो, कभी अंत नहीं आएगा, क्योंकि हर सवाल आपको नया लगेगा। वरना अगर मर्म समझ जाओगे, तो हर चीज़ एक लगेगी। ठीक है ना? चलो, मिलते हैं आप लोग।